हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 25 करेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा मापचा खम्बाब। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है प्रश्न कि महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों के दल द्वारा निम्नलिखित में से कितने दिनों तक दांडी मार्च यानी पदयात्रा की गई थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 24 दिनों तक। यानी दांडी मार्च या दांडी सत्याग्रह नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ एक अहिंसक विरोध था, जिसे महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में एक एकीकृत संरक्षण मिशन नमामि गंगे कार्यक्रम को अनुमोदित किया गया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 2014। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि डैश वह न्यूनतम प्रतिशत जमा होती है जो किसी वाणिज्यिक बैंकों को तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में रखनी होती है? तो इसका सही विकल्प होगा वैधानिक तरलता अनुपात। क्या होगा? वैधानिक तरलता अनुपात। अगला प्रश्न पे चले। कह रहे कि चंद्रगुप्त प्रथम को निम्नलिखित में से कौन सी नगरी लिच्छवियों से दहेज के रूप में प्राप्त हुई थी? तो इसका सही विकल्प होगा पाटलिपुत्र। अगला है कि करेंसी नोटों के मूल्य की पहचान में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता हेतु आरबीआई ने निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रस्तुत किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मनी। आगे की ओर चले। कह रहा है प्रश्न की डैश न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वितरित। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जनवरी 2020 के जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मलप्पुरम। क्या? मलप्पुरम। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या? स्टीम आयरन। अगला है कि 2019 में 18वीं फीना विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की गई थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में खेलकूद के प्रोत्साहन हेतु सर्वोत्तम राज्य के लिए स्पोर्ट्स स्टार एसेज पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ओडिशा। अगला आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 2024-25 तक $5 ट्रिलियन जीडीपी प्राप्त करने के लिए भारत को बुनियादी ढांचे पर डैश लगभग व्यय करने होंगे। कितना व्यय करने होंगे जब इसको $5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बन जाएंगी? तो इसका सही उत्तर होगा 100 लाख करोड़। आगे की ओर चलेंगे। कह रहा है कि केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अपनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा यह खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार विश्व में उभरते ग्रीन बॉन्ड बाजार के रूप में भारत का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा। अगला 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती का जो साक्षरता दर है ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना था। तो इसका सही उत्तर होगा 63.74। कक्ष का जो साक्षरता दर है वो 64.92% है। दंतेवाड़ा का है 78.43% और माहे का है 97.87%। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिजो लोगों की एक पारंपरिक नृत्य शैली है? तो इसका सही उत्तर होगा चढ़ाव। अगला है डैश से चिप रहित एटीएम कार्ड अस्वीकार हो गए और चिप आधारित मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड प्रचलित हो गए? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1 जनवरी 2019 से।
अगला प्रश्न है कि हेलियोडोरस स्तंभ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। हेलियोडोरस स्तंभ एक पत्थर का स्तंभ है जिसे मध्य भारत में आधुनिक वेशनगर के पास विदिशा में लगभग 110 ईसा पूर्व में शुंग राजा की भगभद्र के दरबार में झंडो यूनानी राजा एंटियालदास के यूनानी राजदूत हेलियोडोरस द्वारा लगवाया गया था। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर द्वारा वर्ष 2019 में व्यक्तियों के आंतरिक विस्थापन हेतु आंतरिक विस्थापन संबंधी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का स्थान डैश था। तो विश्व में भारत का स्थान जो है पहला था। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के क्षेत्रीय शक्ति का एक भाग नहीं था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कन्याकुब्ज। क्या हो जाएगा? कन्याकुब्ज। इसे क्या कहते हैं? अमावसु ने एक राज्य की स्थापना की थी जिसका राजधानी बाद में कन्याकुब्ज यानी कन्नौज, इसको क्या कन्याकुब्ज कहने का मतलब है कन्नौज, ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। क्या कहा जाता है? कन्याकुब्ज को कन्नौज कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार जारीकर्ता बैंक के एटीएम से हर महीने निम्नलिखित में से कितने वित्तीय लेन देन निःशुल्क किए जा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 5। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद के एक वास्तुकार थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हर्बर्ट विकर। अगला प्रश्न पे चले। कह रहा है कि मोढेरा के सूर्य मंदिर की वास्तुकला निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो इसका सही विकल्प होगा चालुक्य स्थापत्य कला शैली। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्नलिखित में से किस अवधि को अंतर्राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता दशक घोषित किया गया था? तो इसका सही विकल्प होगा 1981 से 1990। आगे की ओर चले। कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय किराया अधिकरण का विचार प्रस्तावित किया गया है? तो इसका सही विकल्प होगा 75वां। अगला, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 15। ठीक है, संविधान सभा के 389 सदस्यों में से केवल 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 4% से भी कम था। आगे की ओर चले। कह रहा है कि टूटी लावा मेले का पर्व डैश राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है झारखंड में। अगला, देश के 28 राज्यों में निम्नलिखित में से कितने फोकस जिलों में आंशिक टीकाकृत और टीकाकरण से वंचित बच्चों की संख्या सर्वाधिक है? जैसा कि टीकाकरण हेतु 2014 में मिशन इंद्रधनुष के तहत चिन्हित किया गया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 201। आगे चले। कह रहा है कि 1018 में कन्नौज यानी 1018 में कन्नौज के निम्नलिखित में से किस शासक के समय में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या? राज्यपाल प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक मिहिर भोज था। उसने 836 ईस्वी तक कन्नौज यानी कन्याकुब्ज को पुनः प्राप्त किया और यह लगभग एक शताब्दी तक प्रतिहारों की राजधानी बना रहा। अपने भोजपाल यानी कि भोजपाल शहर का निर्माण करवाया। राजा भोज और अन्य बहादुर गुर्जर राजाओं ने पश्चिम से अरबों के कई हमलों का सामना किया और उन्हें हराया। ठीक है, आगे की ओर चले। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल दे देते हैं। जब 1915 से 1918 ईस्वी के बीच कन्नौज पर एक राष्ट्रकूट राजा ने हमला किया जिसे शहर को तबाह कर दिया, जिसके कारण प्रतिहार साम्राज्य कमजोर हो गया। 1018 ईस्वी में कन्नौज तब राज्यपाल प्रतिहार द्वारा शासित था जिसे गजनवी के महमूद ने बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद यह साम्राज्य कई स्वतंत्र राजपूत राज्यों में बट गया था। इसका पूरा कहानी आपको समझ में आ गया होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कितने वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किए गए थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है कि सेन राजवंश के निम्नलिखित में से किस अंतिम शासक के शासनकाल में मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया था और इस साम्राज्य का पतन हो गया था? तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मण सेन। अगला है कि WTO कृषि समझौता निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1995। आगे की ओर चले। कह रहा है अगला प्रश्न आपसे कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को सम्मिलित किया गया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से
किस विचार से संबंधित है? तो इसका सही विकल्प होगा स्वतंत्रता का अधिकार। आगे की ओर चले, कह रहा है कि द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा श्री अरविंदो। अगला है कि भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से डैश से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न पे ध्यान दे, कह रहा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उच्चतर हो जाने पर सरकारी व्यय गुणक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही विकल्प होगा यह अधिक हो जाता है। अगला है महमूद गावा डैश साम्राज्य का एक प्रतिष्ठित मंत्री था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बहमनी। क्या हो जाएगा? बहमनी का। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे, कह रहा है कि एंग्री रिवर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। अगला है कि नारतियांग एकासम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका मेघालय में। अगला प्रश्न पे ध्यान दे, कह रहा है आपसे प्रश्न की निम्नलिखित में से किसने एक FIDE यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन विश्व कप 2019 जीता था? तो इसका सही विकल्प होगा डिंग लिरेन। क्या हो जाएगा? माफ कीजिएगा, तैमूर रदजावोव होगा इसका, तैमूर रदजावोव। अगला निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं? तो 3 हृदय किनका होता है? 3 हृदय स्क्विड का होता है। किसका होता है? स्क्विड का 3 हृदय होता है। आगे की ओर चले, अगला प्रश्न पे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है क्या? माइसनर प्रभाव। अगला कि गंगा का निचला मैदान भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? तो इसका सही विकल्प आप क्या लगाइएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा है कि तारपा नृत्य डैश का एक लोक नृत्य है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दादरा एवं नगर हवेली का तारपा नृत्य जो है ये क्या है? लोक नृत्य है। अगला, नॉर्वेजियन नेशनल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन बन गया? तो इसका सही विकल्प होगा आपका आदिल हुसैन। क्या होगा? आदिल हुसैन होगा। अगला प्रश्न पे चलें, कह रहा है प्रश्न आपसे कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला, दिसंबर 2019 में भारत सरकार ने डैश खेलों को 2024 और 2028 के ओलंपिक खेलों के लिए पदक संभावित के रूप में विकसित किए जाने हेतु चिन्हित किया था और राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक राज्य एक खेल पहल प्रारंभ की थी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 14। आगे की ओर चलेंगे, अगला प्रश्न पे कह रहा है कि नावली डैश राज्य की एक लोकगीत शैली है। तो नावली जो है उत्तराखंड का है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा लाल मृदा। क्या होगा? लाल मृदा। अगला प्रश्न है यहाँ से रीजनिंग्स का, तो कलम कॉपी उठाइए और यहाँ से प्रश्न को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। ध्यान दें, यहाँ पहली आकृति से दूसरी आकृति में त्रिभुज षष्ठभुज बन जाता है, अर्थात इसमें 3 भुजाएं जुड़ जाती है तथा मुख्य डिजाइन के बाहर रेखाखंडों की संख्या अंदर वाली डिजाइन की भुजाओं की संख्या के बराबर है। तो यहाँ पे होगा तीसरी आकृति से चौथी आकृति में चतुर्भुज अष्टभुज बन जाएगा और मुख्य डिजाइन के बाहर 4 और रेखाखंड जुड़ जाएंगे। तो इसका सही विकल्प तो हमें 2 ही दिख रहा है ना। आगे की ओर चलेंगे, अगला प्रश्न पे कह रहा है प्रश्न के निम्नलिखित में से निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कीजिए और इसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि कितने खिलाड़ी छात्र संगीतकार है? कितने खिलाड़ी छात्र संगीतकार है? देखिए, खिलाड़ी भी है, छात्र भी है, संगीतकार भी है। कौन? 6। विकल्प 2 सही। इसे तो एक बार में देख के लगा सकते हैं। कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है और पैटर्न को पूरा कर सकती है। ध्यान से कीजिएगा, इसका सही विकल्प जो है विकल्प 2 होंगे। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे देखिए, प्रत्येक अगली आकृति में जो जोड़ का जो चिन्ह है ये वाला जो चिन्ह है
वामावर्त दिशा में एक चरण आगे, जैसे अभी यहाँ है तो ऊपर ही आ गया, फिर यहाँ आ गया तो अभी यहाँ आएगा ना, यहाँ आ जाएगा। यहाँ कहाँ कहाँ है, एक में है और चार में है, तो यही दोनों में से कोई एक होगा। अब आगे चलिए, जबकि अन्य दो डिजाइन जो है वामावर्त दिशा में आधा चरण आगे बढ़ता है तो तीर क्या होगा, पलट जाएगा, यानी विकल्प इसका 4 ही सही हो जाएंगे। 4 क्या होगा, परम सदुत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि एक ही घन की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। जब ऊपरी पृष्ठ पर आकृत पंचभुज हो तब विकल्पों में से कौन सी आकृति निचले पृष्ठ पर होंगी। आप कॉमन करके इसे बना सकते हैं। क्या करके, कॉमन ले लीजिए दोनों में से और आप इसको बना दीजिए। मेरा कहने का मतलब यहाँ जो है हम इसको कॉमन कर ले। किसको कॉमन कर ले, ये वाले जो वर्ग है, वर्ग को कॉमन करके क्लॉकवाइज घूम जाए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा वर्ग। ठीक है, वर्ग के बाद क्या है आपका सर्किल, सर्किल के बाद क्या है क्रॉस है। ठीक है, फिर आगे चलिए, यहाँ वर्ग के सामने वर्ग ही कॉमन किए है ना, उसके बाद क्या है आपका पंचभुज है। क्या है, पंचभुज, तो हम पंचभुज बना लिए। ठीक है, अब आगे चलिएगा तो क्या है आपका, आगे ये ऐसा है, आई है या फिर इसे एक समझिए जो समझिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही पूछा क्या है पंचभुज का, तो पंचभुज के ठीक विपरीत कौन हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा, यानी विकल्प 3 सही होगा। विकल्प 3 इसका क्या हो जाएगा, परम सदुत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति आपको नहीं दी गई है। ध्यानपूर्वक देखें तो आपको पता चलेगा कि ये विकल्प आकृति जो है विकल्प 4 में है। अगला प्रश्न है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। आज इस प्रश्न को हम खुद करेंगे, बहुत दिन से नहीं करा रहे है ना। तो देखिए इसमें पर हम बदलेंगे विकल्प 4 को रख के, जहां पे भाग है वहां पे गुणा कर देंगे, जहां पे गुणा है वहां पे भाग कर देंगे। तो 14 है -7 भागे 2 और +9 गुणे 3 और बराबर क्या है 3 है। फिर यहाँ लिखेंगे 14 - 7 भाग के जगह पे गुणा और 2 +9 और गुणा के जगह पे भाग 3 और बराबर 3, ये 3 है। ठीक है, आगे चलेंगे, यहाँ पे घटाइएगा और कीजिएगा तो 14 - 14 7 दूना 14। ठीक है, और +3 बराबर का क्या हो जाएगा 3, यानी घटाइएगा तो ये तो दोनों खत्म हो गया, 3 बराबर 3 आ गया उत्तर। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नांकित आकृतियों में कागज को मोड़ने और उसे काटने का तरीका दर्शाया गया है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा आपसे पूछ रहा है। ध्यानपूर्वक कीजिए इस प्रश्न को, पहले ऊपर खोलिए और ये ऊपर खोल के पूरे इधर खोल दीजिए, तो इसका सही विकल्प जो है विकल्प 1 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपसे कह रहा है कि यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए, किधर रखा जाए, इधर की ओर रखा जाए, तो कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के दर्पण प्रतिबिंब के एकदम समान है। ठीक है, ये तो स्टार तो होंगे यहाँ पे, सी जो है इधर मुड़ जाएगा, ये जो बी डी दिख रहा है ये बी जैसा हो जाएगा। किसके जैसा, बी जैसा। ये त्रिभुज जो दिख रहा है आपको त्रिभुज, ये ऐसे हो जाएगा। कैसे, ऐसे हो जाएगा। अब इसको ना आप क्या कर लीजिए, बांट लीजिए। क्या कर लीजिए, बांट लीजिए। बांटिएगा इसको कैसे, यहाँ पे ऐसे करा दीजिए, ऐसे करा दीजिए। ठीक है, ये ऐसे करके इसको अंदर बंद कर दीजिए, इसका सही विकल्प हो जाएंगे। ये स्टार वाला ऐसे यहाँ पे डाल दीजिए, तो देख लीजिए विकल्प 2 में इसका सही उत्तर है। आगे की ओर चले, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति से। तो पहली आकृति से दूसरी आकृति में संपूर्ण डिजाइन जो है उदारता पलट जाती है, तो विकल्प इसका 3 होंगे। इसको भी उलट दीजिए। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे, कह रहे कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ध्यान दें यहाँ पे प्रत्येक अगली आकृति में सभी 3 बाएं से दाएं चरणबद्ध आगे बढ़ रहा है, तो विकल्प 3 सही होगा। अगला प्रश्न है कि सूर्या के पास 1500 रुपए, उसने इनमें से 1000 रुपए की एक शर्ट खरीदी और उसे 25% लाभ पर दूसरे व्यक्ति को बेच दी। अब सूर्या के पास कुल कितने रुपए है, तो 25% यानी 125/100 कर लीजिए और गुणा करा दीजिए 1000 में। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, आपको आ गया 1250। अब सूर्या के पास 1250 कर दीजिए और इधर 500 बचा हुआ था उसको जोड़ दीजिए, 1750 उत्तर होंगे जो विकल्प 2 में है।
आगे चले, कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। यहाँ पे देखिए सौर प्रणाली को हम इसमें ले ले, सौर प्रणाली के अंदर पृथ्वी और इसी में शुक्र को डाल दीजिए। ऐसा विकल्प किसमें दिख रहा है? विकल्प 4 में, तो 4 इसका क्रमशः उत्तर हो जाएगा। अगला उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए यहाँ पे कौन सा है, कैसे है, तो यहाँ प्रत्येक अगली आकृति में संपूर्ण डिजाइन जो 90 डिग्री वामावर्त घूमती है, तो इसका विकल्प 1 होंगे। अगला है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं दी गई है। ये आकृति आपको ऐसा दिखेगी, कैसा, हम बड़ा सा करके इसको बना देते हैं, ये ऐसा दिखेगी। और ये जो है ना, इसको इरेज कर दीजिए यहाँ से, ठीक है, ये ऐसा इधर से नहीं है इसलिए हम बोल रहे हैं। अब ऐसा आकृति अब कौन में अंतर्निहित है, आइए यहाँ पे लगाइए, तो यहाँ पे इसका सही विकल्प 4 होंगे। आगे की ओर चले, कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है और पैटर्न को पूर्ण कर सकती है। ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है, ये पहले किसको पूर्ण करेगी, ध्यान दे, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है। पहले इसको ये पूरा करेगा, फिर इसको पूरा करेगी, ठीक है, ये पूरा ये लाइन ऐसे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पूरा डार्क होगा, ये क्या होगा, पूरा का पूरा डार्क हो जाएगा, है ना, डार्क, और ये ऊपर वाला खाली रह जाएगा ना, यही इसका सही उत्तर होगा। तो आइए विकल्प 3 में लगा लीजिए कौन सा वाला होगा, तो हम नीचे डार्क कर रहे थे ना कि ऊपर, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विकल्प 3, ठीक है। अगला, एक ही पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। जब ऊपरी पृष्ठ पर संख्या 5 हो तब विकल्पों में से कौन सी संख्या निचले पृष्ठ पर होंगी। अब निचले पृष्ठ पर आपसे पूछा है, ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम कॉमन कर लेंगे, किसको, इसमें कॉमन करके हम बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, कोशिश कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पासा 1 और पासा 2 को ले ले, तो क्या हो जाएगा, इसको क्लॉकवाइज चल ले, क्या चल ले, क्लॉकवाइज। तो यहाँ देखिए 2 के बाद क्या है, 3 है, 3 के बाद क्या है, 4 है, ठीक है। फिर इसमें 2 के बाद क्या, ये 2 है और ये जो 2 है इसी को कॉमन किए थे। 2 के बाद 1 है, 1 के बाद क्या है, 6 है। तो देखिए 3 का विपरीत 1 हो गया, 4 का विपरीत 6 हो गया, तो 2 का विपरीत कोई नहीं, तो 5 होगा, क्या हो जाएगा, 5। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, 2। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है कि संख्याओं के 4 समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 समूह के मध्य एक निश्चित उभयनिष्ठ संबंध है। संख्याओं के उस समूह का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य एक अलग संबंध है। क्या है एक अलग संबंध, आपको पता करना होगा। तो आइए इसे हम पता करने का कोशिश करते हैं। जैसे पहला विकल्प को करेंगे तो 16 गुने 6 करेंगे, 16 6 96 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए 16 गुने 9 करेंगे तो क्या, 16 9 144 आएंगे, क्या आएंगे ना। तो यहाँ पे देखिए अब अगला संख्या को करने का कोशिश करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 है ना, 5 गुने 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 अगला संख्या। और फिर 5 गुने हम 9 करेंगे तो 9 पंजे 45 हो जाएंगे ना। अब आगे चलेंगे हम विकल्प तीसरे नंबर वाले में, तो 13 गुने हम कितने करेंगे, 6 करेंगे, तो 13 6 78 आएगा। जबकि ये इतना तो तक तो सही जा रहा है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रहा है कि 13 नमा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 117, लेकिन यहाँ पे है कितना, 104, तो इसीलिए ये क्या हो गया, भिन्न। 13 8 104 हो रहा है, इसलिए ये भिन्न हो गया। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा है कि सहमति का जो संबंध संघर्ष से है, प्रतिरोध का वही संबंध डैश से किससे होगा, तो ये स्वीकार्यता से होगा। आगे की ओर चलेंगे, प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है। उस भिन्न आकृति का चयन कर लीजिए आप। तो ध्यान पूर्वक देखिए, आकृति 4 को अगर छोड़ दे तो अन्य सभी आकृति में 2 समान डिजाइन है, ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित है तथा ऊपरी डिजाइन का जल प्रतिबिंब निचली डिजाइन है। लेकिन आकृति 4 में 2 समान डिजाइन क्षैतिज है, देख रहे हैं ना, क्षैतिज है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि व्यवस्थित है तथा एक डिजाइन दूसरे डिजाइन का दर्पण प्रतिबिंब, ये यहाँ से भी काट के कर सकते हैं, दर्पण प्रतिबिंब, है ना। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है प्रश्न की एक निश्चित कूट भाषा में इंडोर्स को 2 13 23 4 9 8 2 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में हार्मनी को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो ई है,
ई का क्या होगा, ए ई आई ओ यू वॉवेल और स्वर वाला कहानी तो आपको बताए ही होंगे अगर शुरू से इसको करते आए होंगे। तो ए ई आई ओ यू इसका अलग ही संख्या है, कोड है 1 2 3 4 5 है ना, 5 वॉवेल, पांचों का कोड लिखा दिए। जो वॉवेल है उसका वॉवेल ही लिखेंगे, जैसे ई तो वॉवेल है तो 2 लिख दिए। अब एन जो है कॉन्सोनेंट है तो इसको हम 27 में से घटा लेंगे इसका स्थानीय मान, तो एन का स्थानीय मान 14 होगा, घटाएंगे तो क्या मिलेंगे 13, तो हो गया एन का 13। अब डी भी कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे 27 में से 4 को घटाएंगे तो फिर क्या मिल गया हमें 23 मिल गए। हम आपको इंडोर्स का समझा रहे हैं, आप हारमोनी का कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ओ क्या है, ओ वॉवेल है तो ओ का स्थानीय मान तो यहाँ 4 बताए थे हम, जस्ट अभी ए ई आई ओ यू करके बताए थे ना। अब आइए आर क्या है, कंसोनेंट है तो 27 में से हम आर का स्थानीय मान 18 घटाएंगे तो 9 मिलेंगे, जबकि यहाँ 9 पूरा हो गया है ना। अब आइए अगले स्टेप पे, अगला को करे, जैसे एस भी तो कॉन्सोनेंट है तो 27 में से इसका स्थानीय मान 19 घटा ले तो हमें क्या मिल जाएंगे 8, यानी यहाँ 8 भी पूरा हो गया। अब देखिए फिर ई का जो ई तो फिर से ये वॉवेल है तो ये फिर अगला 2 हो जाएगा, यानी कि ऐसे करके ये बनाया है। आप हारमोनी का कीजिएगा, विकल्प 2 सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठवीं संख्या का पांचवी संख्या से है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे 20 गुणे 3.2 कर दीजिए, आपको 64 मिल जाएंगे, ठीक है। कितने मिल जाएंगे 64। ठीक उसी प्रकार से अगर 70 गुणे 3.2 कीजिएगा तो आपको यहाँ भी मिल जाएंगे 224। लेकिन आप यहाँ पे आपको अगर ये वाला संख्या बीच वाला संख्या लाना है तो आप 45 में भी वही कीजिएगा, 3.2 से गुना करा दीजिए, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे 45 में 3.2 से कराइएगा तो 144 मिलेंगे जो विकल्प 1 में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चयन कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 8 में हम +2 कर रहे हैं तो हमें अगला संख्या 10 मिल रहा है, फिर ये 10 में हम 4 से गुना कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 40, फिर ये 40 में हम 6 ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 46 मिल रहा है, फिर ये 46 में हम 8 से गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें 368 अगला संख्या। अब ये 368 में हम 10 ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा 378 मिल जाएंगे, 300 क्या 78, तो विकल्प 4 हो गए। यानी 2 बढ़ रहे हैं लेकिन एक में जोड़ रहे हैं और एक में गुना कर रहे हैं, 2 के संख्या में क्या कर रहे थे, ये देखिए 2 फिर 4 से गुना किए, फिर 6 ऐड कर दिए, फिर 8 से गुना कर दिए, फिर 10 ऐड कर दिए, यानी 2 बढ़ते गए लेकिन गुना और जोड़ का कहानी शुरू किए थे। अगला विकल्प क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि निश्चित कूट भाषा में वेनस को इतना इतना के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में अर्थ को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे भी वही कहानी करना है क्या, आइए बताते हैं। सभी का स्थानीय मान में आपको 1 ऐड कर देना है, जैसे भी का स्थानीय मान 22 होता है तो 22 में हम 1 ऐड कर देंगे तो हमें 23 मिल जाएंगे, ठीक है। ई का स्थानीय मान क्या होगा 5, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे हमें 6 मिल जाएगा। ऐसे ही ऐड करते चलिएगा तो अर्थ का बना दीजिएगा, तो अर्थ का क्या हो जाएगा विकल्प 4। अगला प्रश्न पे देखेंगे ध्यान देकर, कह रहा नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न विकल्प का चयन कर लीजिए। तो यहाँ से भिन्न विकल्प कौन सा हो जाएगा, घर जो है घर, ये भिन्न हो जाएगा क्योंकि अन्य 3 शब्द पे ध्यान दीजिए, रसोई है, बैठक है, भोजन है, कक्ष, ये सब क्या है घर के विभिन्न भाग हैं, लेकिन घड़ी तो क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। आगे चलें, यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन है, अब तक अगर कॉपी कलम नहीं उठाए हैं तो अब तो उठाना पड़ेगा, है ना। चलिए करते हैं। 100 रुपए की धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के बाद 8283 और 7 वर्षों के बाद 10,527 हो जाती है। x का मान रुपए में क्या होगा आपसे पूछा है। तो 4 वर्षों का साधारण ब्याज 4 ईयर का एसआई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एसआई हो जाएगा आपका 10,527 माइनस कर दीजिए 8283, ठीक है। घटाइएगा 2244 आएंगे, कितने आएंगे 2244। अब 3 वर्षों का साधारण ब्याज निकालेंगे यानी 3 ईयर एसआई निकालेंगे कैसे, 2244 और बटा में कर देंगे 4 और गुना कर देंगे 3, काटिएगा 1683 आएंगे, कितने आएंगे 1683।
यानी मेरा कहने का मतलब x बराबर निकालेंगे 3 वर्षों के बाद मिश्र धन माइनस ब्याज, तो क्या हो जाएगा x बराबर 8283 और माइनस 1683, कितने आ जाएंगे आपका 6600 रुपए आएंगे। कितने आएंगे 6600 रुपए, ये ज्यादा हो गया 66,000 हो गया, तो 6600 रुपए इसका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि 120 मीटर 182 मीटर 218 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल एक इस आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाओं का अनुपात 14:13 है। बगीचे का परिमाप मीटर में कितना होगा आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो त्रिभुजाकार मैदान की जो भुजाएं हैं वो है 120 182 118 है। तो इसको हम क्या कर लेंगे 120 का स्क्वायर प्लस 182 का स्क्वायर कर लेंगे, जैसे कि क्या हो जाएगा 144, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 14,400, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 33,124 आ जाएगा, है ना। दोनों को ऐड करा दीजिएगा तो 47,524 आएंगे, है ना। अब यहाँ पे 47,524 लिख सकते हैं, 218 का स्क्वायर, है ना। अब लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुजाकार मैदान समकोणिक है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हाफ इंटू क्या हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई, लिखिए कॉपी पे और लिखते चलिए। यहाँ देखिए 1/2 गुने 120, ठीक है, और गुने 182, यहाँ से काट दीजिएगा तो ये 60 गुना करा दीजिएगा तो 10,920 आएंगे, है ना। अब आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल निकला कितना 10,920। अब यहाँ पे लिखेंगे 14x गुने 13x बराबर 10,920, कितने 10,920 लिख देंगे। तो हम यहाँ पे x स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो क्या होगा 10,920 और बटा में कर लीजिए 14 गुने 13, काट पीट मचा दीजिए, आपको मिल जाएंगे 60, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर आपको मिला है 60, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा √60, बाहर निकालिएगा तो 2√15 होगा। अब बगीचे का परिमाप निकाल दीजिए तो 2 × L + B, यानी कि यहाँ से कैसे कीजिएगा, यहाँ से आपको करना ये होगा कि 2 × 14x प्लस क्या हो जाएगा 13x, है ना। तो क्या कीजिएगा 54x बराबर 54 और गुने 2√15, यानी आपको मिलेंगे कितना 108√15 मीटर, है कहीं पे विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है आपसे कह रहा है कि जब x को 6, 12, 18 और 28 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएं एक समानुपात में होती है। 5x - 8 अनुपात x + 4 का मान क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए 6 + x/, 12 + x लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं ना। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 18 + x और बटा में लिख देंगे 28 + x। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के भी इसे बना सकते हैं। जब क्रॉस कराइएगा तो होगा 168 + 28x और प्लस होगा 6x और प्लस का क्या हो जाएगा x²। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए, फैक्टराइज करके इसे सॉल्व कर दीजिएगा तो आपको मिलेंगे क्या 4x बराबर 48 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 48। अब काटिएगा तो 12 × 4 = 48, यानी x बराबर आपको 12 मिल गए। कितने मिल गए 12 मिल जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 5x - 8 क्या है 5x - 8 बटा क्या हो जाएगा x + 4 होगा। अब लिखिएगा यहाँ पे 5x का मान 12 और -8 और बटा में 12 प्लस है ना, यहाँ पे प्लस लिखे थे और 12 प्लस यहाँ पे ये 4 था तो 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे आपके लिए क्या हो जाएगा 60 - 8 बटा 16, है ना। अब लिखिए यहाँ पे 52 बटा कितना 16, काटिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 और यहाँ पे 4, यानी 13 × 4 = 52 और 4 × 4 = 16, यानी कि 13/4 इसका उत्तर आया है, यानी 13:4 इसका सही उत्तर होगा। अगला, किसी संख्या को जब 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है। यदि यह संख्या 500 और 600 के बीच स्थित है तो संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। पहले आप 2, 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम करें तो आपको मिलेंगे 60। क्या मिल जाएंगे 60। अब यहाँ पे 9 गुने कितने गुने 9 गुने 60 और प्लस का 1 करेंगे तो हमें मिलेंगे कितना, हमें मिल जाएंगे आपके लिए कितना
54, क्योंकि यह 500 एवं 600 के बीच में हैगा। कितना 540 होंगे। 9 6 54, 540 कितने हो जाएंगे 540। यानी मेरा कहने का मतलब ये 540 जो है 500 और 600 के बीच में है ना। अब यहाँ पे इसका अंकों का योग कर दीजिए तो 5 + 4 प्लस क्या हो जाएगा 0 था ना, 540 ही ना बोले हैं 0, तो इसको ऐड कराएंगे तो 9 आ रहा है। कितने आ रहा है अंकों का योग 9 आ रहा है ना। यहाँ पे 9 इसका सही उत्तर हो जाएंगे, विकल्प 1 सही। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपसे कह क्या रहा है, इस प्रश्न को तो आप खुद ही कीजिएगा। इसका 11/24 उत्तर आएंगे। कितना आएंगे 11/24 इसका उत्तर आ जाएंगे। सॉल्व कर लीजिएगा, किसी दिन इसको भी करके आपको संतुष्ट कर देंगे, है ना। आप लोगों को आता ही होगा ये प्रश्न, बिल्कुल आसान है लेकिन थोड़ा टाइम लेता है। अगला, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर बेचा जाता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 80 रुपए है और उस पर 20% का लाभ प्राप्त होता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य इस आपसे क्या किया है पूछा गया है। क्या किया गया है पूछा गया है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर लिखिएगा, वस्तु का क्या एसपी बराबर आप लिखिए क्या 1080 और गुणे 120 और बटा में क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ से 10 से 10 से 10 आपस में गुना कराएंगे 1296 रुपए आ जाएंगे। अब मान लीजिए कि वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है, 100 रुपए छूट है तो 100 रुपए छूट बराबर क्या हो जाएगा आपका 28%। यानी मेरा कहने का मतलब चूंकि 100 गुणे क्या हो जाएगा 100 माइनस कितने 28%। ठीक है, तो 28% बराबर में 1296 कर दीजिए। तो हम लिखेंगे आगे लिखेंगे 100 गुणे 72/100। कितने 72/100, 100 में से कितना घटाए थे 28 घटाए थे, तो 72/100 और बराबर क्या हो जाएगा 1296। तो हम यहाँ से x बराबर निकाल ले 1296 और गुणे 100 और बटा में हो जाएगा 72। काट पीट मचा दीजिए, आपको मिल जाएंगे 1800 रुपए, जो विकल्प 3 में नहीं थे। अगला प्रश्न है कि ए बी से 30% अधिक और बी सी से 20% कम है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि सी जो है सी 100% है। सी कितने हैं 100%, बी कितने 80%, बी कितने 80। तो ए बराबर हम निकालेंगे तो क्या होगा 80 गुणे 130 और बटा क्या हो जाएगा 100, यानी ये कितना 104। तो डी बराबर हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम डी बराबर क्यों निकालेंगे, देखिए क्योंकि 104 गुणे 80/100 करे तो हमें क्या मिल जाएगा 83/3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 83/3 मिल 83.2 मिलेगा, माफ कीजिएगा 83.2। अब डी में से हम माइनस कर लेंगे बी को, यहाँ पे देखिए 83.2 माइनस 80 करेंगे मिलेंगे हमको 3.2। अब डी का अधिकतम प्रतिशत निकाल ले, किसका डी का अधिकतम प्रतिशत निकाले, विकल्प से ही तो कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी की अधिकतम प्रतिशत बराबर लिखिएगा 3.2/80 और गुने का 100, यही लिखिएगा ना। हटाइए 0.0, 2 से 2 0 खत्म, 8 चौके 32, यानी 4% क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। डी बी से 4% कम है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 9/16वें मूल्य भाग में बेचने पर व्यापारी को 25% की हानि होती है। फिर से, किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 9/16वें मूल्य भाग में बेचने पर व्यापारी को 25% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 15% कम पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत पूछा है आपसे। तो वस्तु का सीपी लिख लीजिए, सीपी बराबर क्या हो जाएगा, वस्तु का सीपी बराबर 100 लिख देंगे हम, एवं वास्तविक विक्रय मूल्य जो होगा ना विक्रय मूल्य एसपी, ये इसके बराबर लिख देंगे 100। अब यहाँ पे हम पहली स्थिति में इसको चेक करें तो क्या होगा 100 गुने 9/16 बराबर 75 करेंगे। यहाँ से x निकालेंगे तो क्या होगा 75 गुने 16 और बटा में 9। ठीक है, काट पीट मचाएंगे तो हमें मिलेगा 400/3 रुपए। अब दूसरे स्थिति में इसे चेक करके आगे बढ़ा देंगे। जैसे 400 बटा कर लेंगे हम, क्या 400 बटा कर लेंगे 3 और गुणे कर लेंगे 100 माइनस 15%, है ना। अब यहाँ पे लिखिए 4 गुणे 85 और बटा में 3,
ठीक है, और बराबर हो जाएगा आपका 340/3 रुपए, यानी लाभ 340/3 रुपए में से 100 कर दीजिए। ठीक है, लाभ बराबर निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, 340/3 में से माइनस कर दीजिए 100। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो 40/3 आएंगे, यानी 13.1/3% जो विकल्प 3 में है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि एक परीक्षा में शामिल होने वाले कुल विद्यार्थियों में से 60 लड़के और शेष लड़कियां थी। लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 45 है और विद्यार्थियों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 58% है। लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत आपसे पूछा है। तो कुल परीक्षा में कुल परीक्षार्थी मान लीजिए कि 100 है। कितने हैं? 100 है। लड़के जो है बॉयज वो कितने हैं? बॉयज है 60। गर्ल्स कितने हैं? 40 है। गर्ल्स कितने? 40। उत्तीर्ण लड़कियों की संख्या पहले गर्ल्स का कर ले। किसको? गर्ल्स का। ठीक है, तो गर्ल्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्तीर्ण लड़कियों की संख्या में लिखेगा 60 × 45 और बटा 100। क्या लिखेंगे? 100। काटपीट में चाहिएगा 27 आएंगे। यहाँ पे उत्तीर्ण लड़कियों की संख्या कितने हो गए? 27 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उत्तीर्ण लड़कियों की संख्या बराबर लिखेंगे 58 - 27 बराबर क्या हो जाएगा? 31। ठीक है, अब चलिए लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? प्रतिशत। तो 31/40 और गुणे कर लेंगे 100। काटपीट में चाहिएगा आपको मिलेंगे 155/2, यानी लगभग 77.5%। ये लड़कियों का ही पूछा था, लड़का का पूछा नहीं था, तो इसको करना भी बेकार है। आगे चले। करा दो पूर्णांकों के बीच 1208 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 182 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या कौन सी है? मान लीजिए कि पूर्णांक संख्या a एवं b, जहां a बड़ा होगा b से। तो प्रश्न से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो हो जाएगा a बराबर 4b और प्लस 182 होगा ना। तो हम लिखेंगे a - 4b और बराबर 182। ये समीकरण 1 हो गया। अब देखिए a - b बराबर लिखेंगे क्या? 1208। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे। जैसे करेंगे यहाँ पे a - b बराबर 1208 और बटा करेंगे a - 4b और बराबर में 182। यहाँ पे प्लस का साइन छुपा हुआ है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। प्लस माइनस से ये खत्म, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3b। 4b में से b गया तो 3b हो जाएगा। अब इसको घटाइएगा तो आ जाएंगे कितना? 1026। कितने? 1026। तो 3b बराबर 1026 है तो b बराबर क्या हो जाएगा आपका? b बराबर हो जाएगा 1026/3। काटपीट में चाहिए 342 आ जाएंगे। कितने? 342। तो a - b बराबर किसी में रख दीजिए। a - b बराबर कितना है? 1208 है ना। तो a बराबर निकाल लीजिए 1208 और प्लस b, यानी कि 1208 प्लस कितना? 342। जोड़ दीजिए, काटना नहीं है, यहाँ पे हर जगह काटना नहीं होता है। तो यहाँ पे जोड़िएगा तो आ जाएगा 1550, जो विकल्प 4 में नहीं थे। अगला प्रश्न है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी ए 48 किलोमीटर पर घंटा की चाल से विपरीत दिशा में आ रही एक दूसरी रेलगाड़ी बी को 20 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है। रेलगाड़ी बी की लंबाई रेलगाड़ी ए की लंबाई की 1.5 गुनी है। तो रेलगाड़ी बी एक सुरंग को 57 सेकंड में पार कर लेती है। सुरंग की लंबाई मीटर में कितना है आपसे पूछा गया है। ठीक है, मान लीजिए रेलगाड़ी ए की लंबाई x मीटर है और रेलगाड़ी बी की लंबाई क्या हो जाएगा? 1.5 x मीटर। कॉपी पे लिखिए, क्योंकि इतना सारा चीज हम लिखेंगे नहीं, आपको बोलकर हम लिखा देंगे। लिखिए, माना रेलगाड़ी ए की लंबाई x मीटर और रेलगाड़ी बी की लंबाई कितना हो जाएगा? 1.5 x मीटर। तो पहली स्थिति में रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में गतिमान है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? 60 + 48 कितने होगा? 108 किलोमीटर। कितने? 108 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए निकालेंगे क्या मीटर सेकंड में, तो हम लिख सकते हैं 108 × 5/18 है ना। काटपीट में चाह दीजिएगा तो यहाँ से 30 मीटर पर सेकंड आ जाएंगे, यानी x + 1.5 x बराबर लिख सकते हैं 30 × 20 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2.5x 2.5x बटा 20 × 30 यानी 600। ठीक है, तो x बराबर निकाल लीजिए 600
और बटा में 2.5 करिएगा इसको सॉल्व तो मिलेंगे आपको 240। ठीक है, कितने मिलेंगे इसको हटाइएगा तो ये गुने में 10 जाएंगे ना, काट पीट मचा दीजिए, 240 आ जाएंगे यहाँ से। अब आइए रेलगाड़ी बी की लंबाई चेक कर लें। रेलगाड़ी बी की लंबाई ये किसकी थी, ये किसकी थी, ये तो बता दीजिए। चलिए यहाँ पे बी की लंबाई पहले चेक कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 240, क्या हो जाएगा 240 गुणे 1.5 बराबर कितना हो जाएगा 360 मीटर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि सुरंग की लंबाई y मीटर है, कितने y मीटर, तो सुरंग प्लस रेलगाड़ी b की लंबाई बराबर लिखेंगे 4 गुने समय, तो y प्लस 360 बराबर कितने 48 गुने 5/18। ठीक है, और गुने का कितना हो जाएगा 57। यहाँ पे काटपीट में चाहिए तो हो जाएगा y प्लस, ये क्या हो रहा है, y प्लस होगा ना यहाँ पे, y प्लस क्या होगा 360 और इसको सॉल्व कराइएगा। ये जो 57 वाला था इसको ये इस वाले पूरे पार्ट को जब सॉल्व कराइएगा आपको क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे आपको 760। ठीक है, अब y बराबर लिखेंगे 760 माइनस 360 यानी 400 मीटर। इसका सही विकल्प 400 मीटर होगा भाई साहब। सुरंग की लंबाई पूछा था हमें, बी का निकाले फिर सुरंग का निकाले। आगे चले, कह रहा है कि 51 संख्याओं का औसत 52 है, आरंभिक 28 संख्याओं का औसत 50.5 है और अंतिम 24 संख्याओं का औसत 54.5 है। यदि 28वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, आपसे पूछा है। तो 28वीं संख्या का औसत लिखेंगे, 28वीं संख्या के औसत बराबर लिखेंगे 28 गुने 50.5 प्लस 24 गुने कितने 54.5 कीजिएगा तो आएंगे आपका, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 51 गुने 52, कितने 51 गुने 52। तो यहाँ पे लिखेंगे 1414 प्लस 1308 और माइनस कर दीजिएगा कितना 2652, आपको मिलेंगे टोटल 70। तो 28 संख्या यानी 70 को हटाने के बाद शेष 50 संख्याओं का योग निकाल दीजिए। क्या निकाल देंगे योग, तो क्या हो जाएगा आपका 51 गुने 52 और माइनस 70 यानी कि 2652 और माइनस 70 कीजिएगा तो आएंगे आपको 2582 आ जाएंगे, कितने 2582। औसत बराबर 2582 बटा 50 काटपीट मचा दीजिए 51.64 आएंगे, कितने आएंगे 51.64। अगला प्रश्न है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिनों और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों 6 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। शेष काम को सी द्वारा अकेले 12 दिनों में पूरा किया जाता है। ए और सी एक साथ मिलकर उस काम के 2/3 भाग को, यहाँ आग लिखा है, भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे ए प्लस बी का 6 दिन का काम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 1/12 प्लस 1/20। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम कराएंगे 1/12 और 1/20 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। यह 12 पंजे 60 और यहाँ पे 20 तिया 60, यहाँ पे लिखेंगे 6 तो क्या हो जाएगा 8 गुने 6 और बटा में कितने 60 काटपीट मचा देंगे 4/5 आ जाएगा। अब शेष काम निकालेंगे हम, यहाँ से क्या करेंगे शेष काम, तो 1 - 4/5 लिखेंगे यानी 1/5 आ जाएगा। तो सी द्वारा 1/5 भाग काम करने में लिया गया समय 12 दिन, तो सी द्वारा एक काम करने में लिया गया समय क्या हो जाएगा, सी द्वारा एक काम करने में लिया गया समय 12 गुने 5 यानी 60 दिन होगा। तो ए प्लस सी का एक दिन का काम निकालेंगे, यहाँ से हम ए प्लस सी का क्या करेंगे एक दिन का काम निकालेंगे, तो 1/12 प्लस 1/60 है ना। फिर इसका एलसीएम करेंगे 60, 12 पंजे 60 और 60 एकम 60 यानी 6/60 यानी लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं ना। अब 2/3 भाग काम करने में लिया गया समय लिखेंगे, कितने बटा भाग 2/3 भाग, तो यहाँ पे 2/3 गुने लिखेंगे आप 100 यानी कि हो कितने जाएंगे 20/3 यानी 6.2/3 दिन इसका सही उत्तर होगा जो विकल्प 1 में निहित है। आगे की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न को करेंगे। कह रहा है प्रश्न आपसे कि जब ब्याज प्रति 8 माह पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो एक निश्चित धनराशि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में 23,958 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो वही धनराशि उतने ही समय में 12% वार्षिक ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी, 1 रुपए के निकटतम पूछा है। तो ब्याज की दर अगर 15% है तो वार्षिक कितना, वार्षिक बराबर होगा 10% यानी कि अष्टमासी कितना हो जाएगा 2% बराबर 2 वर्ष
बराबर कितना 3 अष्टमास हो जाएगा। कितने हो जाएगा 3 अष्टमास। मेरा बात अगर आप नहीं समझे तो हम फिर से दोहरा रहे हैं कि ब्याज की दर बराबर लिखिएगा तो क्या 15% वार्षिक, यानी कि 15% वार्षिक बराबर लिखिएगा तो 10 प्रति अष्टमार्षिक समय होगा, यानी कि 10 प्रति अष्टमार्षिक समय बराबर लिखिएगा तो 2 वर्ष बराबर क्या 3 अष्टमास लिखिएगा। अब यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 और पावर समय। तो लिखेंगे यहाँ पे 23,958 बराबर P इंटू 1 प्लस 10 बटा 100 और इसका पावर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ से करें तो 23,958 और बराबर लिख सकते हैं P इंटू 1 प्लस 11 बेटा माफ कीजिएगा क्या 11 बेटा क्या 10, इसका पावर 3 लिख सकते हैं। अब आगे चलेंगे इसको सॉल्व करते हुए तो क्या मिलेंगे हमें P बराबर 23,958 और गुणे 10 है ना, और बटा कर लेंगे 11 गुणे 11 है ना, और बराबर लिख सकते हैं इसे सॉल्व करके 18,000 रुपए लिखेंगे ना। अब मिश्र धन यहाँ से निकालेंगे दूसरी स्थिति में चेक कर, तो क्या हो जाएगा चेक करके यहाँ पे 18,000 इंटू लिखेंगे 1 प्लस 12 बटा 100 माफ कीजिएगा और पावर 2। यहाँ से क्या हो जाएगा 18,000 और गुणा का क्या हो जाएगा आपका 28 25 गुने 28 ठीक है, पावर 2 है ना 28 25। इसे काट पीट मचा दीजिए 22,500 क्या आ जाएगा 79.2 रुपए, जो लगभग 22,579 के बराबर है। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प 3। आशा करते हैं आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बेहतर रूप से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए, पक्का समझ में आएगा, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे होंगे क्योंकि हम बोल ही अधिक रहे हैं ना। आइए आगे की प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि एक शंकु का आयतन, बोल अधिक नहीं रहे ज्यादा तेज में करा रहे हैं ना। आइए कह रहा है प्रश्न कि एक शंकु का आयतन 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसकी ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की दोगुनी है तो शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। मान लीजिए शंकु के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, क्या 8 सेंटीमीटर, तो h बराबर क्या हो जाएगा 2r सेंटीमीटर होगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है ना। तो लिखेंगे हम 1/3 पाई गुने r स्क्वायर गुने 2r बराबर लिखेंगे 144 पाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब लिखिए यहाँ पे आर क्यू बराबर क्या है, आर क्यू बराबर हो जाएगा 144 गुने 3 और बटा में 2। ठीक है, अब यहाँ पे काटपीट में चाहिएगा, मिलेंगे क्या आपको 72 गुने 3 जो 216 आएंगे कीजिएगा। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर बराबर यहाँ पे रूट अंडर 216 यानी कि 6 क्यूब में था ना। अब आइए आगे की ओर h बराबर निकालेंगे, हम क्या करेंगे h बराबर 12 सेंटीमीटर, h बराबर क्या 12 सेंटीमीटर है और r बराबर क्या है 6 सेंटीमीटर। तो l बराबर रूट अंडर क्या होता है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, l बराबर रूट अंडर क्या होता है h स्क्वायर प्लस क्या होता है आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर किसके बराबर ल बराबर हो जाएगा 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा r, यानी लगभग क्या 5r रूट अंडर 5r स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट अंडर 5r स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे रूट 5r बराबर क्या आ जाएगा 6√5 होगा सेंटीमीटर में। अब वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, क्या होता है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। तो हम लिखेंगे पाई गुने 6√5। ठीक है, कीजिएगा आपको मिलेंगे 36√5 पाई, जो विकल्प 3 में है। अगला प्रश्न पे चलेंगे, यहाँ से कंप्यूटर्स का प्रश्न है। कह रहा है एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी का फंक्शन नहीं पाया जाता। तो इसका सही विकल्प होगा वैज्ञानिक। अगला है कि एमएस वर्ड के निम्नलिखित में से किस टैब में टेबल विकल्प होता है जिसका प्रयोग टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इंसर्ट। अगला प्रश्न पे चले कर है कि निम्नलिखित में से किस ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल के कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है लेकिन ईमेल कंपोज करते समय इसकी अनिवार्यता नहीं होती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या होगा सब्जेक्ट। अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड 2007 में फॉन्ट साइज
ड्रॉप डाउन लिस्ट से चुना जा सकने वाला फॉन्ट का अधिकतम आकार क्या है? तो इसका सही विकल्प होगा 72। अगला है एमएस एक्सेल में कर्सर को एक समय में एक सेल ऊपर या नीचे ले जाने के लिए क्या क्वेट्रिक कीवर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी या कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही विकल्प होगा पेज अप और पेज डाउन। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एमएस वर्ड में प्रिंट विकल्प को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीवर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही विकल्प होगा Ctrl+P। अगला एमएस एक्सेल में वर्कशीट डेटा का स्वरूप बदलकर इसे अधिक प्रेजेंटेबल और आकर्षक बनाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है फॉर्मेटिंग। क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग कहा जाता है। अगला है कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा उस डेटा के लिए एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है जिसे एक प्रयोगकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्लिपबोर्ड। अगला प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है कि सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका सही विकल्प होगा आर्ची। क्या होगा? आर्ची। इस सेशन का आखिरी प्रश्न कह रहा है इंटरनेट पर कंप्यूटर सर्वर को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा होस्ट। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो सेशन को अपने दोस्त के साथ अधिक से अधिक शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए और हर रोज मेरे साथ एक प्रैक्टिस सेट लगाइए ताकि आप एग्जाम्स में बेहतर प्रदर्शन कर अपना स्कोर ला सकें। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।